तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का एक नया चैप्टर एयर अराउंड अस। तो इसके बारे में पूरा देखेंगे। इसमें हमें बस एयर के बारे में समझना है, उसके टाइप्स के बारे में, क्या क्या कहाँ कहाँ पे एयर हमारे काम आती है, ठीक है, और किस किस फॉर्म में है, ठीक है। तो सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ एयर ही देख लेते हैं कि कंपोनेंट्स क्या क्या हैं एयर के, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एयर के बारे में देखते हैं। एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, यानी कि वो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है। ऑल अराउंड अस का मतलब है कि वो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, ठीक है। बट वी कैन फील, हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं, कांट सी, उसको देख नहीं सकते, ठीक है। ये पहली लाइन है और ये मतलब इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर तुम्हें डेफिनेशन लिखनी है तो एयर के बारे में अगर कुछ लिखना है तो वो हमारे चारों तरफ है, और अगली लाइन क्या लिखोगे कि हम उसको फील कर सकते हैं, बस उसको छू नहीं सकते, ठीक है। इंपैक्ट पड़ेगा, इंपॉर्टेंट लाइन है। अब देखो ये उसके जो मतलब प्रॉपर्टीज हैं। देखो एयर क्या होती है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, वो कई सारी गैसेज का मिक्सचर है एयर। वो हम इधर यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या होता है एयर में, ठीक है। दूसरा, इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग सांस लेने की जो प्रक्रिया है हमारी, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है एयर का, कि हवा नहीं होगी तो सांस कैसे लेंगे, ठीक है। और साथ में बर्निंग, बर्निंग का मतलब ये है कि जब देखो आग जलाने के लिए हमें एयर चाहिए, ठीक है। एयर के बिना आग ही नहीं जलेगी, तो बर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्या बिल्कुल एसेंशियल है, आवश्यक है, मतलब कि बिल्कुल 100% चाहिए ही चाहिए एयर, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ब्रीदिंग में भी एयर इंपॉर्टेंट है, बर्निंग में भी। अब आगे देखो, ह्यूमन एग्जिस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। जो ह्यूमंस है हम लोग, वो एग्जिस्ट ही इसलिए करते हैं क्योंकि अर्थ पे एयर है। अगर एयर नहीं होती जिसमें ऑक्सीजन ना हो तो फिर तो हम मर ही जाएंगे सीधे, ठीक है। आगे देखते हैं। इट हैज नो कलर, उसके पास अपना कोई कलर नहीं होता है, वो ट्रांसपेरेंट होती है। तो मैं सिर्फ इट इज ट्रांसपेरेंट इन कलर, या फिर इट हैज नो कलर, ठीक है। अगला देखो, इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज एंड पार्टिकल्स। अब ये देखते हैं इसके बारे में कि वो क्या क्या डिफरेंट गैसेस और पार्टिकल्स का एक मिक्सचर है। वो एयर, पूरी जितनी भी हवा है, वो सिर्फ एक ऑक्सीजन ही नहीं है पूरी जगह। जैसे मान लो यहाँ पे ये जो एरिया है, यहाँ पे एयर है, लेकिन ये सारी ऑक्सीजन नहीं है। अब देखो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। इसका ग्राफ ग्राफ से समझ लो कि 100 में से 78% तो सिर्फ नाइट्रोजन है, ठीक है, और 21% ऑक्सीजन है, और 1% जो बचा हुआ है उसमें काफी सारी चीजें आती हैं, वो देखो। तो 21% ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन 78%। इसके अलावा जो 1% है उसमें क्या क्या आता है, आर्गन है 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.04%। उसके अलावा क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ किसके, वाटर वेपर है, स्मोक है, डस्ट है, ये सब एयर में है, और ये उस 1% में आता है। अगर ये ज्यादा हो जाएगा ना, जैसे कि मान लो स्मोक या डस्ट ज्यादा हो जाएगा एयर में, तो एयर पोल्यूशन ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखो यूजेस ऑफ एयर की बात करते हैं हम, कि एयर कहाँ कहाँ यूज होती है। तो देखो सबसे पहले मूवमेंट्स ऑफ क्लाउड में यूज होती है। देखो अगर मान लो नॉर्मल सी बात करें, एक नॉर्मल से शहर है, एग्जाम्पल के लिए कि ये एक शहर है, ठीक है, ये वाला इसके ऊपर क्लाउड्स हैं कई सारे। अब क्लाउड की मूवमेंट भी बहुत जरूरी है। अगर मान लो जैसे यहाँ पे रेनिंग हो रही है, इस जगह पे यहाँ पे रेनिंग हो रही है, अब बारिश हो गई और एयर नहीं आई और ये क्लाउड उसी के ऊपर है, जब तक इसे पानी है वो तो एक ही जगह बारिश करता रहेगा फिर, क्योंकि एयर इतनी इंपॉर्टेंट है, इसको दूर भेजेगी ताकि दूसरी जगह पे भी बारिश हो। और जब ये खाली हो जाते हैं तो फिर पानी भरने के लिए समुद्र के ऊपर भी तो जाना पड़ता है, तो सबके लिए एयर की जरूरत पड़ती है। तो क्लाउड्स की मूवमेंट भी पूरी एयर पे डिपेंड करती है। अगली है देखो सेल बोट्स, जो अपनी मेन एनर्जी लेती है वो एयर से ही लेते हैं। तुम देखो बोट, आजकल की जो शिप्स होते हैं उनके नीचे तो मोटर लगा होता है, पंखा लगा होता है, ठीक है। लेकिन जो पहले के टाइम की सेल बोट थी, जो आजकल भी यूज करी जाती है, ठीक है, इस टाइप की, जिनमें ऐसे करके कुछ इस प्रकार के पर्दे टाइप लगे होते हैं, तो वो अभी भी आज भी तुमने ऐसा देखा होगा कि वो रस्सियों को खींच के एयर के हिसाब से अपनी बोट को मोड़ते भी हैं और आगे की तरफ चलाते भी हैं, ठीक है। तो उसमें पूरा इंपॉर्टेंट रोल है एयर का। अगर हवा ही ना हो तो ये पर्दे तो नीचे गिर जाएंगे, इनका कोई फायदा नहीं होगा, तो फिर वो मूवमेंट भी नहीं आ पाएगी, ठीक है। अगला देखो, इट हेल्प्स टू मूव सीड्स, वो सीड्स को मूव करने में, बीज जो होते हैं उनको मूव करने में मदद करते हैं। साथ में पोलन ऑफ द फ्लावर ऑफ मैनी प्लांट्स, यानी कि देखो पोलन के बारे में पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि मान लो एक नॉर्मल सा ये एक फ्लावर है, एग्जाम्पल के लिए कि ये हमारे पास एक फ्लावर है, कोई सा भी है, इसके ऊपर तुमने ऐसे ऐसे देखेंगे ना कि हल्के हल्के ऐसे ऐसे यहाँ पे गोल्डन गोल्डन लगे होते हैं, हल्के हल्के रेशे टाइप होते हैं धागे की तरह, इस प्रकार के, ठीक है। इनके ऊपर होता है पोलन, पोलन। अब ये पोलन पता है क्या होता है, ये पोलन ही एक तरीके से एक ऐसा मटेरियल है जो नए फ्लावर को प्रोड्यूस होने में मदद करता है, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो और दूसरी जगह पे एक फ्लावर है, यहाँ पे ये देखो एक फ्लावर यहाँ पे है, ठीक है। अब ये एयर है तो ये पोलन यहाँ से उड़ा और इसके यहाँ पे चला गया, इसकी वजह से दूसरे प्लांट्स ग्रो हो गए। अगर मान लो एयर ही ना हो तो ये पोलन यहीं रहेगा हमेशा, और जितने प्लांट्स है उतने रहेंगे, जिनको तुमने तोड़ दिया तो कम होते जाएंगे, अगले बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि पोलन को उड़ने के लिए भी कम से कम थोड़ी सी हवा तो चाहिए, और हवा के बिना तो फिर पोलन जाएगा नहीं, ठीक है। आगे देखो, विंड मिल, विंड मिल तो तुम्हें पूरा ही पता है कि विंड मिल जो घूमती है वो तो सिर्फ एयर के हिसाब से घूमती है, एयर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जाती है। तुमने विंड मिल्स भी देखी होंगी, कई सारी होती है, ठीक है। अब देखो अगला, इट हेल्प्स टू ड्राई, ये तो बहुत सिंपल से लिख दिया मैंने कि इट हेल्प्स टू ड्राई क्लोथ्स, कपड़े सुखाने में मदद करती है। हवा तो वैसे भी बहुत सारे काम आती है, ठीक है।
तो ये था तुम्हारा बेसिक एयर का इंट्रोडक्शन, किस किस से मिलके बनी है एयर, जो हमारा टोटल एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर के बारे में भी देखेंगे हम, लेकिन एयर में क्या क्या है, किस काम आती है, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या कंपोनेंट्स। ठीक है, अगले टॉपिक्स पे देखो, अगले टॉपिक्स क्या क्या हमारे क्लाउड के बारे में डिस्कस करेंगे, मूविंग एयर क्या होती है, ठीक है, वाटर वेपर, डस्ट, स्मोक, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था ना, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और एटमॉस्फेयर के बारे में देखेंगे कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्लाउड क्या होता है। क्लाउड से होता है, इट इज मेड बाय द मिलियंस ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, या फिर मिलियंस ऑफ टाइनी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर्स कह सकते हैं। ठीक है, वाटर वेपर बेसिकली क्या होता है, इवेपोरेशन की वजह से। देखो इवेपोरेशन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो इवेपोरेशन भी हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले इवेपोरेशन क्या होता है, जैसे मान लो कि एक जगह पे यहाँ पे कहीं से जैसे नॉर्मल बारिश का यहाँ पे पानी गिरा हुआ है, यहाँ पे क्या है, वाटर है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे जो सन है, सन क्या करता है, अपनी हीट देता है इस तरफ, यहाँ पे मान लो हीट देगा ना, तो उस हीट की वजह से ना जो वाटर है ना, वो वाटर भाप बन के ऊपर को जाने लगता है, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होकर ऊपर को जाने लगता है। ठीक है, जब वो इसी तरीके से ऊपर जाता रहता है तो फिर ऊपर जाके समझ लो, यहाँ पे अगर वो जा रहा है इस तरीके से, यहाँ पे मान लो वाटर ऊपर जा रहा है, तो वो यहाँ पे क्लाउड बन जाएंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा क्लाउड्स। ठीक है, क्लाउड की फॉर्मेशन ही पानी से ही होती है, बस ज्यादातर गर्मी की वजह से वो पानी ऊपर को उड़ने लग जाता है, इसलिए वो ऊपर जाके क्लाउड की फॉर्म में ले लेता है। ठीक है, तो इवेपोरेशन का इसमें मेन रोल है, क्योंकि इवेपोरेशन नहीं होगी तो पानी ऊपर जाएगा नहीं, तो पानी ऊपर जाता है और क्लाउड बनता है। किससे बनता है, पानी से ही बनता है, बस पानी के छोटे छोटे कण जो कि वाटर वेपर बन चुके होते हैं उनसे। ठीक है, अब देखते हैं कि मूविंग ऑफ एयर क्या होती है, और एयर के दो फॉर्म। देखो, एक है एयर, रुकी हुई एयर, एक होती है जो स्लो ब्लो कर रही है, जैसे कि मान लो एयर ब्लोज एट द स्लो रेट, स्लो रेट में अगर एयर ब्लो कर रही है ऐसे ऐसे, तो उसको कहते हैं विंड। ठीक है, विंड को हम फील कैसे कर सकते हैं, वी कैन फील इट व्हेन इट ब्लोज ऑन द लीव्स ऑफ द ट्री। यानी कि देखो, पेड़ है, पेड़ के ऊपर अगर हल्के हल्के पत्ते हिल रहे हैं तो हमें पता चलेगा कि हाँ, हवा धीरे धीरे चल रही है। ठीक है, तो एक वो फॉर्म है एयर की। एक दूसरी फॉर्म क्या होती है एयर की, वो है स्टॉर्म। स्टॉर्म में क्या होता है, इट ब्लोज एट द हाई रेट, बहुत हाई रेट मतलब काफी तेज हवा चल रही होती है, तो उसको हम आंधी या तूफान कहते हैं, उसको हम हवा नहीं बोलेंगे। ठीक है सर, तब देखो, और कभी कभी इतना इतना हैवी भी हो जाता है ये कि इवन अपरूटिंग ट्रीज इन देयर वेज, यानी कि कई जो इनके रास्ते में आने वाले पेड़ वगैरह हैं उनको भी उखाड़ के ले जाते हैं, इतना तेज भी हवा हो जाती है कभी कभी। ठीक है, तो स्लो हवा को हम बोलते हैं विंड, और जो तेज हवा चलती है उसको बोलते हैं हम स्टॉर्म। ठीक है, अब देखते हैं कि वाटर वेपर्स के बारे में डिस्कस किया था मैंने, कि यहाँ पे बताया था कि वाटर वेपर ऊपर चले आते हैं। ठीक है, तो वाटर वेपर क्या होते हैं यहाँ पे देखते थे, इट इज प्रेजेंट इन एयर, ये देखो एयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एज अ गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का भी एक गैस फॉर्म होती है। ठीक है, एक ऐसी फॉर्म जिसमें पानी भी हवा की तरह होता है, इतना लाइट होता है कि वो हवा में उड़ता है ड्यू टू इवेपोरेशन, पहले ही बताया था मैंने तुम्हें। ठीक है, तो देखो, ये वो फॉर्म है पानी की जो कि गैसियस फॉर्म होती है, जो हवा में उड़ रही होती है इसी के साथ साथ। ठीक है, यहाँ पे उड़ रही है, तो उसको वाटर वेपर बोलते हैं। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमिडिटी के लिए। ह्यूमिडिटी क्या होती है, मतलब एक तरीके से जहाँ पे हल्का हल्का नमी होती है ना हवा में, उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। जैसे कि जैसे मुंबई की बात करें, तो मुंबई में ह्यूमिडिटी बहुत हाई है, क्योंकि मुंबई में बारिश वगैरह ज़्यादा रहती है, तो वहाँ की हवा में भी बहुत नमी रहती है। नमी मतलब गीलापन कह सकते हो। और जैसे दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में ह्यूमिडिटी क्या है, वो बहुत लो है, मुंबई में काफ़ी हाई है। ठीक है, तो दिल्ली में जो है वो हवा बिल्कुल सूखी रहेगी, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी कम है, बारिश उतनी नहीं होती जितनी मुंबई वगैरह में होती है। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर वेपर, मतलब हवा में जितने ज़्यादा वाटर वेपर होंगे उतनी ज़्यादा हवा में नमी होगी तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, और जहाँ पे कम होगा वहाँ पे कम हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो, डस्ट एंड स्मोक। डस्ट एंड स्मोक, तुम्हें स्मोक तो तुम्हें पता ही है, डस्ट डस्ट धूल मिट्टी होती है, स्मोक धुआं होता है। ठीक है, तो मिनी पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एयर, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना जो एयर में प्रेजेंट, वैसे तो हवा साफ है, लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल्स जैसे धूल मिट्टी हो गई या फिर काला धुआं वगैरह हो गया। ठीक है, ऐसे पार्टिकल्स अगर एयर में होते हैं उन्हीं को डस्ट एंड स्मोक बोलते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स। और द हाई अमाउंट ऑफ दीज, अगर इन्हीं का ही बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट कर दिया जाए, मतलब जैसे अभी मान लो 1 कटोरी मिट्टी मैंने इस कमरे में उछाल दूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मिट्टी हो जाएगी। तो अगर मैं उसी को अमाउंट को ज़्यादा कर दूँ, तो ज़्यादा मिट्टी हो जाएगी, ज़्यादा धुआँ हो जाएगा। तो वो जितना ज़्यादा होता है ना, उतना ज़्यादा वो कॉज़ करता है किसको? एयर पॉल्यूशन को। एयर पॉल्यूशन किससे बढ़ता है? जब उसमें पार्टिकल्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साफ जैसे हवा साफ है तब तक तो वो प्योर एयर है, लेकिन जैसे ही अगर पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए, तो एयर पॉल्यूशन होता है फिर, ठीक है? अब आगे देखो, अब देखो सूट किसे कहते हैं? सूट क्या होता है? इट इज़ फ़ॉर्म्ड बाय द बर्निंग ऑफ सम फ्यूल्स। यानी कि देखो होता तो ये भी एक तरीके का धुआं या स्मोक ही है, लेकिन सूट बेसिकली क्या होता है कि बनता कब है? जब हम किसी फ्यूल को जलाते हैं। जैसे कि मान लो मिट्टी को मैं यहाँ पे उछाल दूँ, तो तुम कहोगे हाँ वो भी स्मोक है, ठीक है? और ये सूट जो होता है वो भी स्मोक होता है, लेकिन फ़र्क क्या है कि ये जो स्मोक है वो किससे बना होता है? कुछ पार्टिकल से, जो कि हवा में होते हैं, ठीक है? अब वो हवा में होने वाले पार्टिकल्स कैसे हैं? वो फ्यूल नहीं है, जैसे मिट्टी कोई फ्यूल थोड़ी है। लेकिन अब यहाँ पे जैसे हमारा पेट्रोल जला रहे हो, पेट्रोल से एक धुआं निकल रहा है, लकड़ी जला रहे हो, लकड़ी से एक धुआं निकल रहा है, तो उससे सूट बनता है, ठीक है? ये जो है ये फ्यूल्स, यहाँ पे फ्यूल्स लिखा है, तो मतलब फ्यूल्स के जलने पे जो चीज़ बनती है, जो धुआं होता है, उसको बोलते हैं सूट, ठीक है?
और जो वैसे नॉर्मल है, जैसे हवा धुंध पड़ गई तो धुंध में भी अब वहाँ पे स्मोक या फॉग है, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसा बर्निंग ऑफ कोल तो नहीं है, क्योंकि हम कोयला वगैरह तो नहीं जला रहे, तो उसको हम स्मोक में काउंट करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं। देखो एटमॉस्फेयर क्या होता है, द लेयर ऑफ एयर एक्सटेंड अप द मैनी किलोमीटर्स अबव द अर्थ। यानी कि देखो अर्थ का एक सरफेस है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा ऊपर तक ना एक क्या है कि हवा की लेयर है। जैसे मान लो ये अर्थ है, इसके ऊपर यहाँ पे बहुत ज्यादा हवा की लेयर है, इसी लेयर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ये लेयर बहुत ज्यादा है, इसमें सारी गैसेस का मिक्सचर, हमने वो सारी गैसेस भी देख ली थी कि कितनी सारी गैसेस होती है, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है एटमॉस्फेयर। अब देखो एटमॉस्फेयर का हमें फायदा क्या होता है, इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सनलाइट। ये क्या करती है, जो सनलाइट होती है ना उसी से हीट ले लेती है। मतलब धूप पड़ रही है धरती पे, तो वो क्या करेगी, जो धूप इतना जोर जोर से पड़ रही है, यहाँ पे एक साइड से ही पड़ती है तुम्हें पता है, क्योंकि सन तो एक ही साइड हो सकता है एक टाइम पे, ठीक है। तो वहां से धूप पड़ रही है अगर, तो ये सारी धूप को ना बराबर बराबर डिस्प्ले मतलब इधर उधर सेपरेट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो उतना गर्म नहीं हो पाता दिन के समय में, और रात के समय में उतना ठंडा नहीं हो पाता, ताकि ना रात के समय बहुत ज़्यादा ठंड लगे। जैसे वो मान लो हीट एब्जॉर्ब कर रखे, तो रात को उस हीट को छोड़ देगी वो, ताकि दिन में ज़्यादा थोड़ा कंट्रोल कर ले, तो क्या होगा, जो हीट है वो कंट्रोल हो जाएगी, तो ज़्यादा दिन गर्म नहीं होगा, ठीक है। और अगर जैसे ही शाम को ठंड बढ़ने लगी, तो उसी हीट को रिलीज कर देगी, ताकि शाम को ठंड भी ज़्यादा ना बढ़े, तो हीट से मेंटेन हो जाए। तो इसका मेन काम क्या है एटमॉस्फेयर का, इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सनलाइट टू मेंटेन द टेम्परेचर। टेम्परेचर को मतलब नॉर्मल रखती है। अगर ये एटमॉस्फेयर ना हो, तो सीधा जो सन की रेडिएशन है वो सीधा धरती पे आएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा दिन में गर्मी पड़ने लगेगी और रात को ठंडक ज़्यादा पड़ने लगेगी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब आगे आते हैं हमारे अगले टॉपिक्स पे। देखो आगे टॉपिक्स क्या है, देखो अब ब्रीदिंग की बात करी थी ना हमने एयर में, तो अब देखो ब्रीदिंग किस किस तरीके से होती है, फोटोसिंथेसिस देखेंगे, और सिम्बायोटिक साइकिल क्या होती है, एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले ब्रीदिंग की बात करें, सांस लेने की प्रक्रिया, ठीक है। तो ह्यूमंस किस तरीके से करते हैं, वो क्या करते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, यानी कि ऑक्सीजन को टेक करते हैं एक तरीके से, सांस लेते हैं, ठीक है। और एक्सहेल जब करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है रेस्पिरेशन। जब ह्यूमन सांस लेते हैं ना, उस प्रोसेस को कहा जाता है, ह्यूमंस या एनिमल्स उसको रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। क्या होता है, जिसमें इनहेल करा जाता है, फिर टेक करा जाता है ऑक्सीजन, और गिव आउट या फिर गिव कर दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो छोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब देखो प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में बिल्कुल इनका उल्टा होता है। उसमें क्या होता है कि इनहेल करा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और एक्सहेल करा जाता है, यहाँ पे एक्सहेल आएगा, और एक्सहेल करा जाता है ऑक्सीजन। इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जब इनहेल करते हैं हम ऑक्सीजन को, तब हम किसको बोलेंगे, तब हम रेस्पिरेशन प्रोसेस को बोलते हैं। जब हम इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो उसको फोटोसिंथेसिस बोला जाता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के बारे में हम यहाँ पे भी देखेंगे, ठीक है। अब फिशेस की बात करें, देखो प्लांट्स में तो देखो प्लांट्स और ह्यूमन में एनिमल्स भी आ गए, ठीक है। अब फिशेस जो हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स है, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, उनमें देखो क्या होता है कि ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर इज यूज्ड बाय फिश टू ब्रीथ। यानी कि जो ऑक्सीजन वाटर में प्रेजेंट है ना, उसी से ही वो खींच के निकाल के सांस ले लेती है अपना, ठीक है। लेकिन देखो वाटर में ऑक्सीजन है, वाटर का एक सिंबल होता है, वो होता है H2O, यानी कि दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन होती तो है पानी में, ठीक है, लेकिन बहुत मुश्किल से खींची जाती है। तो हमारे पास तो देखो लंग्स होते हैं, पानी में इंसान गिरता है तो वो मर जाता है, क्योंकि लंग्स के पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वहां से ऑक्सीजन खींच ले। लेकिन मछली के पास क्या होते हैं, दे हैव गिल्स। फिशेस के पास गिल्स होते हैं, और गिल्स क्या है, विच आर स्ट्रोंगर देन लंग्स, वो लंग्स से ज्यादा स्ट्रोंगर होते हैं, ठीक है। इसलिए वो वाली हाइड्रोजन से ऑक्सीजन भी अलग से निकाल के सांस ले सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की, जो हमने यहाँ पे देखा था, तो वो होती क्या है, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इन विच ऑल ग्रीन प्लांट्स, जितने भी हरे प्लांट्स हैं, सिर्फ ये हरे प्लांट्स में ही फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। सिंथेसाइज बोलो चाहे मेक बोलो, ऑल ग्रीन प्लांट्स में मेक बोल देता हूँ यहाँ पे, तुम्हारे लिए थोड़ा इजी रहेगा। ऑल ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि वो अपना खाना बनाते हैं किसके प्रेजेंट में, सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब के प्रेजेंट में फोटोसिंथेसिस होती है। जब एक प्लांट को सनलाइट मिलती है, यहाँ पे मैं सर्कल लगाता हूँ, वाटर मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, और सनलाइट ये यहाँ पे लगा दी, ठीक है। अब देखो सनलाइट तो हमें सन की वजह से मिल जाती है, वाटर क्योंकि जमीन के नीचे पानी होता है, हमेशा मौजूद होता है, चाहे कम लेवल पे हो चाहे ज्यादा लेवल पे हो, पर जमीन में पानी तो होता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड हम देखो हम एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम प्लांट्स को एक तरीके से क्या करते हैं, उनको जो हवा चाहिए इनहेल करने के लिए, उनको इनहेल करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ना प्लांट्स को, तो वो हम देते हैं, ठीक है। तो जब ये तीनों चीज, जैसे कि मान लो वाटर यहाँ से मिल गया इसको, ठीक है, सनलाइट हमें इसको यहाँ से मिल गई, ठीक है, और साथ में CO2 हमारी ही छोड़ी हुई CO2 यहाँ पे घूम रही है, तो इसका तो तीनों काम हो जाता है। इस प्रोसेस से क्या बना देते हैं प्लांट्स, क्या बनाता है, वो बनाता है O2, ऑक्सीजन प्लांट बनाता है, और जो वो बनाता है वो हमारे काम की होती है। देखो ऑक्सीजन इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस, ये जो भी प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, उसका ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट है, यानी कि जो भी रिएक्शन वगैरह होगी उसके बाद हमें ऑक्सीजन मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको CO2 चाहिए, यहाँ पे वाटर लिख देता हूँ, इसको वाटर चाहिए होता है, और एक इसको चाहिए होता है क्या, सनलाइट, सनलाइट, ठीक है। ये तीनों चीजें एटमोस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। यहाँ से ये क्या बाय प्रोडक्ट निकालता है, ऑक्सीजन, ठीक है।
अब देखो जैसे यहाँ की बात करें कि ह्यूमंस को क्या चाहिए होता है, उनको चाहिए ऑक्सीजन, और वो क्या छोड़ देते हैं, CO2। अब देखो ये जो दोनों चीजें हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड किसको चाहिए, प्लांट्स को चाहिए, ठीक है, और जो ऑक्सीजन वो छोड़ रहा है वो हमें चाहिए, यानी कि बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है हम दोनों, ठीक है। जैसे प्लांट्स बिल्कुल ह्यूमंस पे डिपेंड है और ह्यूमंस बिल्कुल प्लांट्स पे डिपेंड है, इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। लेकिन वैसे उसके अलावा भी जैसे अगर प्लांट्स ना भी हो, वैसे प्लांट्स होना बहुत जरूरी है, लेकिन ना भी हो तब भी 21% ऑक्सीजन है, तो मतलब इंसान सर्वाइव तब भी कर सकता है, पर ज्यादा दिन नहीं। प्लांट्स नहीं होते तो गर्मी बहुत बढ़ सकती है, ठीक है। अच्छा, सिम्बायोटिक साइकिल क्या होती है? सिम्बायोटिक साइकिल का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड, डिपेंड का मतलब एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है। मतलब ये इस काम को करने के लिए उस पर निर्भर है, अगला उस पर निर्भर है, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, ऑन वन अनदर फॉर एनीथिंग, किसी भी काम के लिए। एग्जांपल इसके दो देता हूँ, एक है ब्रीदिंग और एक होती है फूड चेन। ये दोनों समझाता हूँ मैं। देखो, सिम्बायोटिक साइकिल का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड करें एक दूसरे पे। अब डिपेंड कैसे करें? देखो, ये डिपेंड कर रहा है कि हम CO2 छोड़ेंगे, ठीक है, ताकि वो वहां से ले, हम डिपेंड करें कि वो ऑक्सीजन छोड़ेगा, तो बिल्कुल डिपेंडेंसी, एक सर्कल बन गई, एक साइकिल ये तैयार हो गया हमारे पास, क्योंकि डिपेंड कर रहे हैं दोनों एक दूसरे पे। इसके अलावा ये तो ब्रीदिंग होगी। फूड चेन की बात करें, देखो फूड चेन ये है, जैसे ये एक चूहा हो गई, बिल्ली हो गया, डॉग, लायन वगैरह, चार एनिमल है, ये इसको खा लेता है, ये इसको खा लेता है, ये इसको खा लेता है, सब एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग को देखो, इंसेक्ट से शुरू करते हैं। एक हाउस फ्लाई है, उसको फ्रॉग ने खा लिया, फ्रॉग को किसने खा लिया, स्नेक ने खा लिया, स्नेक को किसने, ईगल ने खा लिया। तो एक फूड चेन होती है, ठीक है। इसमें भी बिल्कुल एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि शेर डायरेक्ट चूहे को खाएगा, बहुत रेयर सीन है, वो डिपेंड कर रहे हैं। इस तरीके से एक कर्म बना होता है, मतलब इसको कर्म कहते हैं या फिर लाइन कह सकते हैं, ठीक है। उस तरीके से होता है। सिम्बायोटिक साइकिल का मतलब है डिपेंडेंसी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वन अनदर, बिल्कुल एक दूसरे पे, चाहे किसी भी कारण से। एनीथिंग यहाँ पे मैं लिखा, यहाँ पे एनीथिंग नहीं था, पर मैंने एनीथिंग लिख दिया कि कारण कई हो सकते हैं। फूड चेन भी कारण है, ठीक है, ब्रीदिंग भी कारण है, तो सब डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे। अब बढ़ते हैं आगे अपने अगले टॉपिक की तरफ। देखो आप, अब हम देखेंगे फायर के बारे में, एयर पोल्यूशन को किस तरीके से रोका जा सकता है, और नाइट्रोजन साइकिल जो हमारा बिल्कुल आखिरी टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर का, ठीक है। तो देखो फायर के बारे में पढ़ते हैं। फायर बेसिकली क्या होती है, आग होती है, ठीक है। अब देखो फायर क्या है कि फायर रिक्वायर्स ऑक्सीजन टू वर्क, यानी कि देखो फायर को ऑक्सीजन बिल्कुल चाहिए वर्क करने के लिए। अगर आग को हमें जलाना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे एयर प्रेजेंट करनी पड़ेगी, यहाँ पे O2 होनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब एयर तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है फायर के लिए। अब देखो फायर के क्या बेनिफिट्स हैं। फायर क्या करती है, इट गिव अस हीट एंड लाइट, दो चीजें देती है हमें, एक तो हीट देती है फायर हमें, और दूसरी चीज देती है लाइट, ठीक है। पहले के टाइम पे इसको लाइट के लिए ज्यादा यूज किया जाता था, ठीक है। कंबस्टेबल सब्सटेंसेस, देखो कंबस्टेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, सब्सटेंसेस दे कैन बर्न, जो जलाए जा सकते हैं, उन सब्सटेंसेस को बोला जाता है कंबस्टेबल सब्सटेंसेस, ठीक है। एग्जांपल देख लो उनके, चाहे पेपर हो, वुड हो, एक्सेट्रा, जितने भी तुम्हें आते हैं वो सब लिख सकते हो, ठीक है, एग्जांपल के लिए। अब देखो नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, दे कांट बर्न, वो जलते नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक उसका रॉक्स हो गया, वाटर हो गया, पत्थर नहीं जलता, पानी में आग नहीं लग सकती, ठीक है। तो ये सब तो एग्जांपल है। अब देखो कि वेज टू प्रिवेंट द एयर पोल्यूशन, कि एयर पोल्यूशन को रोकने के क्या क्या तरीके हैं, ठीक है। देखो एयर पोल्यूशन को रोकने के क्या तरीके हैं, सबसे पहले रिड्यूस अननेसेसरी यूजेज ऑफ व्हीकल, यानी कि जहाँ पे जरूरत नहीं है हमें व्हीकल्स को यूज करने की, उस जगह पे तुम जहाँ पे पास की जगह वहाँ पे पैदल जा सकते हो, जरूरी नहीं कि हर बार व्हीकल को यूज करना है, ठीक है। या फिर एक साथ कहीं जा रहे हैं अलग अलग गाड़ियों से, एक ही गाड़ी से अगर लोग आ सकते हैं तो एक साथ चले, जिससे कि व्हीकल्स कम यूज होंगे तो पोल्यूशन कम होगा, एयर पोल्यूशन, इस तरीके से हम रोक सकते हैं। दूसरा क्या है कि एलिमिनेट फायर प्लेसेस इन द हाउसेस, यानी कि हाउसेस में जब जहाँ पे भी आग, जैसे जहाँ पे आग वगैरह जलाई जाती है, उन जगहों को कम कर देना या फिर कम से कम यूज करना, उससे भी हमारे क्या होगा, एयर पोल्यूशन में कमी आएगी, ठीक है। और उसके अलावा देखो अवॉइड बर्निंग लॉन्स एंड लीव्स फॉर क्लीनिंग। देखो जैसे किसी के घरों में गार्डन वगैरह होते हैं, ठीक है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं, तो वो क्या करते हैं, उनके लीव्स वगैरह पड़ी है या फिर कोई टहनी टूट के गिर गई तो सबको इकट्ठा करके आग लगाते हैं। इससे उनको लगता है कि वो क्लीन हो रहा है। क्लीनिंग के लिए तो देखो हो तो गए वो गायब, लेकिन क्या किया, एक तो ऐश क्रिएट हो गई वहां पे, राख हुई, और दूसरा क्या, धुआं हो गया, स्मोक वगैरह, ठीक है, एयर पोल्यूशन भी हुआ। इसको इससे बढ़िया डस्टबिन में डाल दो, जिससे दो काम तो कम अच्छे होंगे, ठीक है। अब देखो एयर पोल्यूशन जो हम बता रहे हैं कि इसको रोकना है, तो क्यों रोकना है, रीजन पता क्या होता है एयर पोल्यूशन को रोकने का, वो है कि एयर पोल्यूशन गिव्स रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, यानी कि सांस लेने वाली जितनी बीमारियां हैं वो एयर पोल्यूशन की मदद से आती हैं, ठीक है। अब एयर पोल्यूशन जब बढ़ेगा तो सांस लेने में दिक्कत बढ़ेगी, और जिससे अलग अलग टाइप्स की बीमारियां बढ़ती जाती हैं, ठीक है। आखिरी टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल। देखो इसमें क्या है, अब बायो जियो केमिकल साइकिल, एक बायो जियो केमिकल साइकिल का मतलब है बायो, इसमें बायोलॉजी भी है, जियो क्योंकि ये ग्राउंड से रिलेटेड है, और केमिकल तो देखो एयर है, ठीक है, उसमें केमिकल्स तो आते ही आते हैं। तो ये तीन तरीके की साइकिल है, इन विच नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू इट्स मल्टीपल केमिकल फॉर्म एज इट सर्कुलेट्स अमंग द एटमॉस्फेयर टेरेस्ट्रियल एंड इकोसिस्टम। इसका मतलब क्या है कि जो नाइट्रोजन है, ठीक है, वो मान लो नाइट्रोजन N2 से शुरू हुई, ठीक है, और समय के साथ घूमते घूमते जमीन के नीचे चली गई, तो
NH3 बन गई, अमीन हो गया। अभी तुम्हें इतना नहीं पता मुझे, पर इतना मेरे को पता है। फिर ये आगे और NO2 दोबारा घूम फिर के कहीं आ गई, कुछ बन गई, लास्ट में N2 बन जाती है। साइकिल का मतलब पता है क्या है कि घूम फिर के ना दोबारा वही चीजें क्रिएट होते हैं, इसलिए इसको नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। N यहाँ पे नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये जैसे नाइट्रोजन से शुरू हो रही है, फिर जमीन मान लो ये सरफेस है, सरफेस के नीचे जाके ना वो कई सारी गैसेस से रिएक्ट करती है, तो वो N2 से NH3 एग्जाम्पल के लिए अमीन है, लेकिन कुछ और बन जाती है, फिर कुछ और बन जाती है, पर होता है उसमें N जरूर होता है, ठीक है। नाइट्रोजन तो होती है, बदल के फिर वापस ऊपर आती है, फिर से क्या होता है, नाइट्रोजन बन जाती है। और ये कहाँ कहाँ घूमती है, एटमॉस्फेयर में घूम सकती है, हमारे टेरेस्ट्रियल जंगलों वगैरह में घूम सकती है, और मरीन इकोसिस्टम में भी चली जाती है। जो नाइट्रोजन है वो समुद्रों में भी, वहाँ पे भी नीचे घूम रही होती है, घूमते घूमते, मतलब ये साइकिल चलती रहती है। दोबारा से नाइट्रोजन किसी और फॉर्म में गई, फिर किसी और फॉर्म में, फिर किसी और फॉर्म में, दोबारा से नाइट्रोजन बन गई, और ऐसे चलता रहता है। जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में घूमते रहते हैं ना ह्यूमंस और प्लांट्स के बीच में, वैसे ही नाइट्रोजन साइकिल भी चलती है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर जो कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं किसी नए चैप्टर में। दैट्स इट।